आज हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। क्या पढ़ेंगे? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। और मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है मॉडर्न पीरियोडिक लॉ जो है ये किस पर बेस्ड था? ये बेस्ड था एटॉमिक नंबर पे। किस पर था बेटा? एटॉमिक नंबर पे। और यहां पर क्या बोला गया? यहां पर ही बोला गया कि जो पीरियोडिसिटी होती है, पीरियोडिसिटी क्या बताई थी? पीरियोडिसिटी का मतलब क्या था? रिपीटेशन ऑफ प्रॉपर्टीज आफ्टर अ फिक्स इंटरवल। प्रॉपर्टीज का बार बार रिपीट होना आफ्टर अ फिक्स इंटरवल, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? पीरियोडिसिटी। तो पीरियोडिसिटी मॉडर्न पीरियोडिक लॉ में ये कहा गया कि एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती, एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती है। और इसका जो मॉडर्न पीरियोडिक लॉ दिया वो क्या दिया? इसने क्या बोला? इसने बोला कि द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज of all the elements are the periodic function of their atomic number। यानी कि जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो किस पे डिपेंड करती हैं? एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करती हैं, एटॉमिक मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। और एक एटॉमिक नंबर का कॉन्सेप्ट लाने से मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल की जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमियां थी, वो अपने आप दूर हो गई। कैसे? वहां पर बोला कि मेंडलीव ने एक जो सीक्वेंस था इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास का, उसको फॉलो नहीं किया। तो यहां पर उसको फॉलो करने की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि ये किस पर बेस्ड था? एटॉमिक नंबर पे बेस्ड था। जैसे हमने एक एक्सेप्शन में बात की थी कि आर्गन और पोटेशियम, आर्गन का मास कितना होता है? 40 और पोटेशियम का मास कितना होता है? 39। लेकिन आर्गन को पहले रखा हुआ था, पोटेशियम को बाद में रखा हुआ था। तो यहां पर आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18 और पोटेशियम का कितना होता है? 19। तो 18 को तो पहले रखेंगे 19 से, तो दूर हो गया। आइसोटॉप्स को जगह नहीं दी। आइसोटॉप्स का क्या होता है? एटॉमिक नंबर सेम होता है, समस्थानिक है ना। उनका एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है, मास नंबर अलग होता है। तो एटॉमिक नंबर सेम है, तो एक ही एटॉमिक नंबर को बार बार रखने की कोई जरूरत नहीं है। सेंसर है, ठीक है? बात समझ आ रही है? तो ये कौन सा था बेटा? मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। इसके बेस पर ही मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है ना। ये मॉडर्न पीरियोडिक लॉ किसने दिया था बेटा? ये किसने दिया था? मॉज़ले ने। किसने दिया था? ये मॉज़ले ने। अब यहां पर हम पढ़ेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, एक बात ध्यान रखना बेटा, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल जो मॉज़ले ने दी थी, वो पीरियोडिक टेबल वो नहीं है जो हम अभी पढ़ते हैं। हम जो अभी पढ़ रहे हैं ना, दैट इज द एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। जो मॉज़ले ने पीरियोडिक टेबल दी थी उसका एक्सटेंडेड फॉर्म है, विस्तृत रूप है ना। उस टाइम भी बहुत सारे एलिमेंट डिस्कवर नहीं हुए थे। तो ये जो पीरियोडिक टेबल हम पढ़ते हैं भी आज के टाइम में, ये क्या बेटा? एक्सटेंडेड फॉर्म ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। इस पीरियोडिक टेबल में ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड क्या होते हैं, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। टोटल ग्रुप कितने हैं यहां पे? 18। और पीरियड कितने हैं? 7 है ना। पीरियड में वही का वही है, सेम। फर्स्ट पीरियड वेरी शॉर्ट, जिसमें केवल 2 एलिमेंट है। सेकंड एंड थर्ड शॉर्ट, जिसमें 8 एलिमेंट है। फोर्थ पीरियड एंड फिफ्थ पीरियड लॉन्ग पीरियड, जिसमें 18 एलिमेंट्स है। सिक्स्थ पीरियड वेरी लॉन्ग पीरियड, इसमें 32 एलिमेंट्स है। और सेवंथ पीरियड अभी भी इनकम्प्लीट पीरियड है, ठीक है। 18 जो ग्रुप थे, उन ग्रुप्स के बारे में आपको पता ही होगा कि ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2
ग्रुप 1 एंड 2 इनको क्या कहते हैं? एस ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? एस ब्लॉक एलिमेंट, सबको पता है। इनका जो जनरल कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? NS12। NS12। NS12 का मतलब कि s ऑर्बिटल में या तो एक इलेक्ट्रॉन होगा या दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ठीक है। ग्रुप 1 को यहां स्पेसिफिकली अल्कलाई मेटल्स कहते हैं। हिंदी में क्या बोलते हैं बेटा? क्षार धातु। एल्कलाई का मतलब क्या होता है? व्हाट आर एल्कलाई? क्षार किसे कहते हैं? बेसिक। एल्कलाई और बेस में कोई डिफरेंस है क्या? क्या डिफरेंस है? स्पेलिंग का डिफरेंस है। एल्कलाई ALKALI, बेस BASE, है ना? स्पेलिंग का डिफरेंस नहीं है। एल्कलाई और बेस। एल्कलाई एक स्पेशल कैटेगरी है बेस की, उन बेसिस की जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं। वाटर सॉल्युबल बेसिस आर कॉल्ड एल्कलाई। ऐसे बेस जो पानी में घुलते हैं उनको क्या बोलते हैं? एल्कलाई। जो नहीं घुलते वो सिर्फ बेस है। ऑल द एल्कलाई आर बेसिस बट ऑल द बेसिस आर नॉट एल्कलाई। समझ रहे क्या कह रहा हूं? जितने भी एल्कलाई हैं वो भी बेस है, लेकिन सारे बेस एल्कलाई नहीं है, क्योंकि एल्कलाई उन बेस को कहा गया है जो वाटर सॉल्युबल होते हैं, जल में घुलने वाले क्षारीय धातु है। समझ गए बात को? तो इनके जितने भी बेस बनते हैं, जैसे Na का NaOH, K का KOH, है ना, लिथियम का LiOH, ये सारे कैसे होते हैं बेटा? वाटर सॉल्युबल होते हैं, पानी में घुलने वाले बेस होते हैं, इसलिए इनको क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल्स। क्या बोलते हैं? एल्कलाई मेटल्स। ये स्टेटमेंट में पूछ लेते हैं, याद रखना इन चीजों को, है ना। वाई ग्रुप 1 मेटल्स आर कॉल्ड एल्कलाई मेटल्स। वर्ग 1 की धातुओं को क्षार धातुएं क्यों कहते हैं? बिकॉज दे फॉर्म वाटर सॉल्युबल बेसिस। वो जल में विलेय क्षार बनाते हैं। समझ गए बात को? ग्रुप 2 इनको कहते हैं एल्कलाई अर्थ मेटल्स। हिंदी में क्या बोलता है बेटा? क्षारीय मृदा धातु। क्यों? क्योंकि ये भी वाटर सॉल्युबल बेस बनाते हैं, लेकिन ये कहां मिलते हैं? अर्थ क्रस्ट में, जमीन के अंदर मिलते हैं, है ना। इसलिए वो क्या बोलते हैं? एल्कलाई अर्थ मेटल्स। क्षारीय मृदा धातु, मृदा में पाया जाता है, मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं, है ना। आपने सुना होगा ना कि सॉइल एसिडिक भी होती है, बेसिक भी होती है, न्यूट्रल भी होती है। सुना है? सॉइल, भाई सॉइल में किस तरह की क्रॉप उगेगी, किस तरह की फसल उगेगी, वो इस बात पे डिपेंड करता है कि सॉइल का नेचर कैसा है। एसिडिक सॉइल में जो क्रॉप्स उगती है वो बेसिक क्रॉप सॉइल में नहीं उग सकती। तो बेसिक जो सॉइल होती है उस सॉइल के अंदर ग्रुप 2 के मेटल्स के हाइड्रोक्साइड डिसॉल्व होते हैं, है ना। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और बेरिलियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। चूना कहां मिलता है? जमीन में तो मिलता है ना। कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या चीज है? स्लेक्ट लाइम या लाइम वाटर। तो ये सारी चीजें कहां मिलती है? सॉइल के अंदर। इसलिए इनको क्या कहा गया है? एल्कलाई अर्थ मेटल्स। ठीक है। ग्रुप नंबर 3 से लेकर के 12 तक इनको क्या कहते हैं? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है?
n-1 d 1 to 10 and ns 1 to 10. s में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन और d में 1 से लेके 10 इलेक्ट्रॉन। इनमें भी 3 से लेकर के 11 तक के जो ग्रुप है 3 to 11, these are called what? ट्रांजिशन मेटल्स। इनको क्या कहते हैं बेटा? ट्रांजिशन मेटल्स, यानी कि क्षारीय मृदा, क्या कह दिया मैंने, संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। Why they are called transition metals? डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल्स क्यों कहते हैं? नहीं, वो तो ये होता है कि ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं। दो अलग अलग क्वेश्चन है, सुनना मेरी बात। पहला क्वेश्चन है कि ट्रांजिशन मेटल किसे कहते हैं, दूसरा क्वेश्चन है कि डी ब्लॉक को ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं। क्यों कहते हैं और किसे कहते हैं, दो अलग अलग बातें हैं। क्यों कहते हैं ये तो हमें पता है, ऐसा मुझे लग रहा था, लेकिन पता नहीं है। ट्रांजिशन मेटल क्यों कहते हैं बेटा इनको? क्योंकि स्टार्टिंग में ये देखा गया ना, इनका जो नाम ट्रांजिशन पड़ा, हिंदी में क्या है, संक्रमण। ट्रांजिशन का मतलब एक जगह से दूसरी जगह जाना। उनके बीच में अगर आपको एस से पी के बीच में जाना है तो आपको डी से होके जाना पड़ेगा। समझो, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती है, दे आर इन बिटवीन एस एंड पी। सुनना मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। जैसे मैं बेसिक कैरेक्टर की बात करूं, क्षारीय प्रवृत्ति, तो ग्रुप 1 यानी एस ब्लॉक के जो मेटल्स है, दे आर वेरी गुड बेस, दे आर वेरी गुड बेस। इनके मेटल के जो ऑक्साइड्स हैं, इनके मेटल के जो हाइड्रोक्साइड है, ये बहुत अच्छे बेस है। और बिल्कुल साइड में इधर मैं अगर आऊं पी ब्लॉक में फ्लोरीन, क्लोरीन, हेलोजन पे, तो ये बहुत अच्छे एसिड हैं, समझो। उधर वाले बहुत अच्छे बेस हैं, उनके ऑक्साइड बहुत अच्छे बेसिक होते हैं, और इधर वाले के बहुत अच्छे एसिडिक होते हैं। अगर मुझे स्ट्रॉन्ग बेस से स्ट्रॉन्ग एसिड तक पहुंचना है तो मुझे अलग अलग फेज से गुजरना पड़ेगा। कैसे? स्ट्रॉन्ग बेस, फिर वीक बेस, फिर एम्फोटेरिक, फिर वीक एसिड, फिर स्ट्रॉन्ग एसिड। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? मतलब ऐसा नहीं कि स्ट्रॉन्ग बेस से मैं डायरेक्ट स्ट्रॉन्ग एसिड तक पहुंच जाऊंगा। स्ट्रॉन्ग बेस से मुझे स्ट्रॉन्ग एसिड तक पहुंचना है तो कैसे गुजरना पड़ेगा? पहले कौन आएंगे? स्ट्रॉन्ग बेस, प्रबल साहब। फिर कौन आएंगे? वीक बेस, दुर्बल साहब। फिर कौन आएंगे? एम्फोटेरिक, जिनमें दोनों कैरेक्टर होते हैं। फिर कौन आएंगे? वीक एसिड। फिर कौन आएंगे? तो अगर मुझे बेस से एसिड की तरफ जाना है तो बीच में से होकर गुजरना पड़ेगा, है ना। और बीच में कौन आ रहे हैं? डी ब्लॉक। इसलिए इनको ट्रांजिशन मेटल्स कहा जाता है। और ट्रांजिशन मेटल होते क्या है? जिनके पास विच हैव एटलीस्ट वन वेकेंट डी ऑर्बिटल, जिनके पास कम से कम एक रिक्त डी कक्षक हो, वेकेंट डी ऑर्बिटल हो, आइदर इन देयर ग्राउंड स्टेट और इन एक्साइटेड स्टेट, या तो नॉर्मल स्टेट में या फिर एक्साइटेड स्टेट में। जैसे आयरन है, आयरन का कॉन्फ़िगरेशन होता है 3d6 4s2। इसके डी में कितने इलेक्ट्रॉन है? और डी में आ कितने सकते हैं? 10 आ सकते हैं, और हैं कितने? इसका मतलब क्या हुआ? इसमें 4 और आ सकते हैं। ये भी खाली है, तो खाली है तो ये ट्रांजिशन मेटल है। इसकी ग्राउंड स्टेट में है, नॉर्मल स्टेट में। कॉपर की बात करें, कॉपर का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है?
कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 3d10 4s2। इसके डी में 10 है पूरे, आ कितने सकते हैं 10 है, कितने 10। ये इसकी कौन सी स्टेट है, ग्राउंड स्टेट। अगर इसकी एक्साइटेड स्टेट देखें Cu+2, तो +2 में क्या है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकलता है, डी में कितने रह जाते हैं 9। अब ये खाली है, इसमें एक इलेक्ट्रॉन और आ सकता है, इसलिए ये भी ट्रांजिशन मेटल है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है। अगर जिंक की बात करें 3d10 4s2, क्या ग्राउंड स्टेट में कोई डी खाली पड़ा है, डी में 10 आ सकते हैं, 10 पूरे भरे हुए हैं। एक्साइटेड स्टेट अगर देखें Zn+2, तो Zn+2 में भी क्या होता है, 2 इलेक्ट्रॉन यहां से निकलेंगे, तो अभी भी डी में कितने हैं 10। तो इट इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल। जिंक संक्रमण धातु नहीं है, ये नॉन ट्रांजिशन मेटल है। क्यों है समझ रहे, क्योंकि इसके ग्राउंड स्टेट में भी और एक्साइटेड स्टेट में भी डी पूरा भरा हुआ है। कॉपर के ग्राउंड स्टेट में तो पूरा भरा हुआ है, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में खाली पड़ा है, इसलिए ये भी क्या है ट्रांजिशन मेटल है। आयरन ग्राउंड स्टेट में खाली पड़ा है, ये भी ट्रांजिशन मेटल है। समझ गए बात को, ठीक है। इनकी डिटेल स्टडी अपन करेंगे बाद में। तो 3 to 11 को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं, 12th वाले को ट्रांजिशन मेटल नहीं कहते हैं, ठीक है। फिर आते हैं ग्रुप 13 to 18, इनको क्या कहते हैं बेटा, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं, पी ब्लॉक एलिमेंट्स। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है, ये होता है NS2NP126। S में 2 इलेक्ट्रॉन और P में 1 से लेके 6 तक इलेक्ट्रॉन, NS2NP126, ठीक है। ये क्या बेटा इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन। इनमें ग्रुप 13 से लेके 18 तक, 13 और 14 को उसके ग्रुप के पहले मेंबर के नाम से जाना जाता है। जैसे ग्रुप 13 का पहला मेंबर कौन है, बोरॉन, तो उसको बोलते हैं बोरॉन फैमिली। किसकी फैमिली, बोरॉन फैमिली। ग्रुप नंबर 14 में पहला एलिमेंट कौन है, कार्बन, तो उसको क्या बोलते हैं, कार्बन फैमिली। ग्रुप 15, इनका नाम है स्पेशल। ग्रुप 15 के एलिमेंट्स को कहते हैं है ना, क्या पढ़ते हैं इसको, निकोजेंस। पी भी साइलेंट है, टी भी साइलेंट है ना। पनिक्टोजन नहीं पढ़ना इसको, क्या ये निकोजन। क्या बोलता है बेटा, निकोजन। निकोजन का मतलब क्या होता है, निकोजन का मतलब होता है दम घोटने वाले, सफोकेटिंग। क्या होता है, सफोकेटिंग। जैसे एक बहुत अच्छा एग्जांपल इसका मिलता है माचिस की तिल्ली में। माचिस की तिल्ली देखिए, माचिस की तिल्ली में आगे जो ब्लैक और रेड कलर का या ब्राउन कलर का जो सब्सटेंस लगा होता, क्या चीज है वो, फास्फोरस है वो। कभी आपने नोट किया कि माचिस की तिल्ली को जैसे हम जलाते हैं तो जलाने पे एकदम से कई बार होता है कि नाक के अंदर एक ऐसी गैस चढ़ जाती है अजीब सी, नोट किया कभी, है ना। माचिस की तिल्ली जलाते एकदम ऐसा लगा कि अंदर कुछ अजीब सी गैस गई, है ना, वो फास्फोरस वेपर्स है, तो उनके कारण दम घुटने का एहसास होता है ना। तो दम घुटने वाली गैसेस कौन सी है, सफोकेटिंग निकोजेंस, ठीक है। ग्रुप 16 को क्या कहते हैं बेटा, इनको कहते हैं कैल्कोजेंस। क्या कहते हैं बेटा, कैल्कोजेंस। कैल्कोजन हिंदी में चैल्कोजन पढ़ते हैं इसको, चाल्कोजन या कैल्कोजन।
कैल्कोजन क्यों कहते हैं इनको? अच्छा, इनके नाम में लिख देता हूं ना आगे। निकोजेंस का मतलब क्या होता है बेटा? सफोकेटिंग, दम घोटने वाले। चैल्कोजेंस का मतलब होता है पोर फॉर्मिंग। क्या होता है? पोर फॉर्मिंग। पोर मतलब अयस्क। आप लोगों ने मेटलर्जी चैप्टर पढ़ा था थोड़ी बहुत, धातु कर्म, उसमें ओर्स थे। 10th क्लास में पढ़ा होगा, 11th में 12th में नहीं पढ़ा, तो 10th में पढ़ा था ओर्स, ऑक्साइड ओर, सल्फाइड ओर। तो मैक्सिमम मेटल जो होते हैं वो या तो ऑक्साइड ओर की फॉर्म में होते हैं या सल्फाइड ओर की फॉर्म में होते हैं। और ऑक्सीजन और सल्फर दोनों कौन से ग्रुप से बिलोंग करते हैं? 16 से। इसलिए इनको बोलते हैं ओर फॉर्मिंग, अयस्क बनाने वाले, है ना। अयस्क का मतलब क्या होता है? ओर का मतलब क्या होता है? मेटल्स अर्थ क्रस्ट में जिस फॉर्म में है उनको ओर कहते हैं, जिनसे हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं, जिनसे हम प्योर मेटल एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। ग्रुप 17, ग्रुप 17 इनको क्या कहते हैं? हैलोजेंस। हेलो, हेलो का मतलब होता है सॉल्ट। हेलो का मतलब क्या होता है बेटा? सॉल्ट, लवण। जन का मतलब होता है जनरेटिंग। हेलो का मतलब सॉल्ट, जन का मतलब जनरेटिंग। सॉल्ट जनरेट करने वाले, सॉल्ट बनाने वाले। NaCl, Cl कहां से बिलोंग करता है? हैलोजन। KCl, Cl कहां से बिलोंग करता है? हैलोजन। तो सॉल्ट बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। समझिए बात को, है ना। हेलो मीन्स सॉल्ट, जन मीन्स जनरेटिंग, सॉल्ट बनाने वाले। तो सॉल्ट बनाने वाले जो एलिमेंट्स हैं दे आर कॉल्ड हैलोजेंस। सॉल्ट फॉर्मिंग, ठीक है। और ग्रुप 18 को तो आप जानते ही हो, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। इनर्ट, जिसको किसी से कोई लेना देना नहीं, जो किसी के साथ कोई रिएक्शन नहीं करते, समझ रहे बात को, उनको कहते हैं क्या? नोबल गैसेस। तो ऐसे बोलते हैं कि ऐसा नहीं होता, लेकिन हम जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे तब देखेंगे कि हैलोजन, नोबल गैसेस भी कंपाउंड बनाती हैं। कंपाउंड्स ऑफ ज़ेनॉन, एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसके ऊपर क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस होते हैं, जब पी ब्लॉक पढ़ेंगे, जब बात करेंगे। तो क्या ग्रुप 13 to 18। फिर आते हैं लैंथोनाइड और एक्टिनॉइड्स, इनको कहते हैं एप ब्लॉक एलिमेंट्स। क्या कहते हैं बेटा? एप ब्लॉक एलिमेंट्स। एफ ब्लॉक एलिमेंट्स, एप ब्लॉक एलिमेंट्स दो कैटेगरी आती है इसमें। इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है? इनका जनरल कॉन्फ़िगरेशन होता है N-2 F1-14, N-2 F1-14, N-1D 0-1, 0-1, D में 1 भी हो सकता है, 0 भी हो सकते हैं, और NS2। मतलब अगर बाहर 6s है, अगर बाहर 6s है तो अंदर N-1 यानी 5D होगा, और उसके अंदर N-2 यानी 6-2 4F होगा। बाहर 6s है तो उसके अंदर 5D होगा और 5D के अंदर 4F होगा। तो दो कैटेगरीज में आती हैं। एक आते हैं तुम्हारे लैंथेनॉइड्स,
क्या था बेटा? लैंथेनॉइड्स। इनको बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ 4F सीरीज। किसके बेटा? 4F सीरीज के। और ये जो 4F सीरीज के एलिमेंट है, दे बिलोंग्स टू 6th पीरियड। पूछ लेते हैं कई बार, कहां से बिलोंग करता है बेटा? ये 6th पीरियड से। सेकंड आता है कौन? एक्टिनोइड्स। क्या होता है? एलिमेंट्स ऑफ 5F सीरीज। ये कहां से बिलोंग करते हैं? 7th पीरियड से। लैंथेनॉइड्स को लैंथेनॉइड क्यों कहा जाता है? हाँ, क्योंकि ये लैंथेनम के बाद आता है। किसके बाद आता है बेटा? लैंथेनम 57 के बाद, है ना। और एक्टिनोइड्स को एक्टिनोइड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एक्टिनियम के बाद आते हैं। किसके बाद आता है बेटा? एक्टिनियम के बाद। समझ गए बात को? ठीक है, तो इसको कॉपी करो फटाफट, फिर आता है नेक्स्ट टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक जो है यह है कि IUPAC ने एटॉमिक नंबर 100 के बाद वाले जो एलिमेंट, इसमें दो चीज आपको ध्यान रखनी है। एक तो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, नाम सुना है? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स, हिंदी में भी ये कहते हैं ट्रांस यूरेनियम तत्व। ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट क्या होता है बेटा? एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो एलिमेंट आते हैं, एटॉमिक नंबर 92 के बाद जो एलिमेंट आते हैं, इनको बोलते हैं ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट। 92 पे कौन आता है? यूरेनियम। तो यूरेनियम के बाद जो एलिमेंट आते हैं उनको बोलते हैं क्या? ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स। और ये जो ट्रांस यूरेनियम एलिमेंट्स हैं, ये मैनमेड है, सिंथेटिक है। डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल को जीप चिढ़ाते हुए, डाल्टन्स एटॉमिक मॉडल में डाल्टन ने क्या कहा था? एटम कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। एटम को ना तो बना सकते हैं और ना ही नष्ट कर सकते हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर 92 के बाद के ज्यादातर एलिमेंट जो हैं वो सिंथेटिक एलिमेंट है, जिन्हें बनाया गया है, मैन मेड एलिमेंट्स। यहां पर बोला गया एटम कैन बी क्रिएटेड, एटम कैन बी क्रिएटेड, एटम को बनाया जा सकता है। तो इसमें एटॉमिक नंबर 100 वाले जो एलिमेंट है, 100 के बाद वाले, उनका नोमेनक्लेचर करने के लिए IUPAC ने कुछ रूल्स डिसाइड कर रखे हैं, है ना। तो नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स more than atomic number more than 100, जिनका एटॉमिक नंबर 100 से ज्यादा होता है। एक्चुअल में क्या हुआ कि भाई अभी साइंस इतनी एडवांस हो चुकी है कि एक ही एलिमेंट की जब डिस्कवरी हुई थी तो उसमें एक ही एलिमेंट पे बहुत सारे अलग अलग कंट्रीज के साइंटिस्ट अपना क्लेम करने लगे कि भाई ये एलिमेंट तो हमने डिस्कवर किया। तो बहुत सारे एलिमेंट्स के नाम पे डिस्प्यूट हो गए। तो वहां पर IUPAC ने बोला कि कोई लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, हम जैसा बोलेंगे वैसा नाम देंगे, है ना। अब 100 के बाद जो भी एलिमेंट डिस्कवर हुआ और जो भी आगे होगा उसका नाम किसके अकॉर्डिंग जाएगा? IUPAC के अकॉर्डिंग। और IUPAC ने एक सिंपल से गिनती बताई उसके लिए, जो सबको शायद याद होगी। क्या गिनती थी बेटा? 0 के लिए निल, 1 के लिए अन, 2 के लिए बाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए क्वाड, नॉट टेट्रा, क्वाड, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए सेप्ट, हेप्टनी सेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट,
9 के लिए n, नॉन नहीं n, और 10 के लिए अनिल, है ना। तो किसी का नाम अगर अनिल है तो उसका एटॉमिक नंबर कितना है 10, है ना। कैसे 10 का मतलब 10, 1 मीन्स अन, 0 मीन्स निल, अनिल, है ना। अब अगर कोई एटॉमिक नंबर दे दिया आपको, जैसा आपको दे दिया 105, तो 1 अन, 0 निल, 5 पेंट, लास्ट में लगाना है ईएम, लास्ट में क्या लगाना बेटा ईएम, तो इसका नाम क्या होगा अन निल पेंटियम, क्या नाम होगा अन निल पेंटियम। और इसका सिंबल क्या होगा, इसका सिंबल क्या होगा अन यू निल एन पेंटियम पी। अगर दे दिया मान लो 115, क्या नाम होगा अन, फिर 1 के लिए अन, फिर 5 के लिए पेंटियम, सिंबल क्या होगा UUP, ठीक है 111, बोलो अन, अन अनियम, क्या नाम होगा बड़ा अन अन अनियम, सिंबल क्या होगा यू 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 यू, हाँ यू का क्यूब बोल रहे ना, समझ गए बात को, है ना। तो ये है नोमेनक्लेचर ऑफ एलिमेंट्स, एटॉमिक नंबर मोर देन 100, ठीक। चलिए उसके बाद एलिमेंट्स कितने तरह के हैं पीरियोडिक टेबल में, तो पीरियोडिक टेबल में 3 तरह के एलिमेंट्स हैं, 3 टाइप्स, कौन कौन से, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। कौन कौन से बेटा, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। टाइप ऑफ एलिमेंट्स, तो सबसे पहले हम बात करें अगर मेटल की, व्हाट आर मेटल्स, मेटल्स आर those elements which tends to lose electron, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं, जो एलिमेंट इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको हम क्या बोलते हैं बेटा मेटल्स, ठीक है। मेटल्स की प्रॉपर्टीज आपको पता है, मेटल्स जो होते हैं ये गुड कंडक्टर होते हैं, मेटल जो होते हैं ये जनरली हार्ड होते हैं, कुछ को छोड़ के, किसको छोड़ के, सोडियम पोटेशियम, इनको सॉफ्ट मेटल्स कहते हैं, जिनको हम चाकू से भी काट सकते हैं, है ना। ये सॉलिड होते हैं, कुछ को छोड़ के, मरकरी और गैलियम, है ना। मरकरी और गैलियम इनके मेल्टिंग पॉइंट इतने कम है कि ये लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। ये डक्टाइल होते हैं, डक्टाइल, डक्टाइल का मतलब क्या होता है, डक्टाइल का मतलब होता है तन्य हिंदी में, मतलब दे कैन बी स्ट्रेस्ड इनटू लॉन्ग वायर्स, इनको अगर खींचे तो ये टूटेंगे नहीं, ये खिंचते चले जाएंगे और पतले 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 तार बना लेंगे, समझ रहे हैं। जैसे कि प्लास्टिक है तो लेस डक्टाइल प्लास्टिक जो होता है उसको अगर आप ज्यादा खींचोगे तो हल्का सा वो खींचेगा, पहले तार जैसे बनाएगा फिर टूट जाएगा,
पिघला करके। ऐसा किसी ने बोला सर ऐसा कैसे, सॉलिड में नहीं, इसको पिघला करके, है ना। मेटल्स होते हैं उनको अगर आप गर्म करेंगे वो मेल्ट हो गए, मेल्ट होने के बाद उनको खींचेंगे तो टूटेंगे नहीं, खिंचते चले जाएंगे, खिंचते चले जाएंगे, बिल्कुल पतले पतले तार जब तक न बन जाए। तो मेटल्स कैन बी कन्वर्टेड इनटू वायर्स, इसको बोलते हैं डक्टाइल, तन्यता, है ना। मेटल जो होते हैं वो मेलेबल होते हैं। मेलेबल का मतलब होता है आघात वर्धनीय। क्या होता है? आघात वर्धनीय, मतलब इन पर अगर आप फोर्स लगाएंगे, इनको बीट करेंगे, इनको चोट पहुंचाएंगे तो ये फैलते चले जाएंगे और इनसे हम शीट बना सकते हैं, है ना। मेलेबल, अगर आप एक सिक्का जो है ना वो पटरी पर रख देंगे, हमने तो किया है बहुत सारा, है ना, पटरी पे सिक्का रख देते थे, तो सिक्का रख देते तो हमें क्या लगता था कि ये सिक्का जो है ना तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। बाद में दुकान पे लेके आया तो पता पड़ा चल रहा है नीचे रहेगा, खत्म ही हो गई वैल्यू, है ना, तो बिल्कुल फ्लैट हो जाता था, है ना। तो कॉइन जो है, कोई भी मेटल को अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वो टूटेगा नहीं, जैसे वैसे पत्थर रखते थे वो टूट जाता था क्योंकि मेटल नहीं था। और कॉइन जो है वो, हाँ, बच्चों में बहुत अलग अलग कहानियां चलती थी, हम बोलते थे कि इसको है ना अगर ट्रेन के पटरी में वहां रख देंगे ना तो ये चुंबक बन जाएगा, तो कई बार रख दिया हमने, बोला बन नहीं रहा यार, बोला ये वाला नहीं, ये वाला पुराना वाला कॉइन आता है ना, पुराना वाला, वो वाला रखना पड़ता है, वो वाला भी रख लिया, उससे भी नहीं मिला। तो मेटल्स कहते हैं बेटा मेलेबल, समझ गए मेलेबल का मतलब क्या है ना, आघातवर्धनी। अच्छा एक बात, पीरियोडिक टेबल में टोटल एलिमेंट्स जितने भी हैं उनका लगभग 80% पार्ट मेटल है। मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर मेटल्स। अब देखो ना, एस ब्लॉक में हाइड्रोजन को हटा दो, बाकी सारे मेटल। डी ब्लॉक में सारे मेटल, डी ब्लॉक में एक भी नॉन मेटल नहीं है। डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक ये दोनों ऐसे हैं जो कि प्योरली मेटल है। क्या बेटा? प्योरली मेटल। डी ब्लॉक एलिमेंट्स और एफ ब्लॉक एलिमेंट्स प्योरली मेटल। पी ब्लॉक में अगर आप चल जाए तो पी ब्लॉक में मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड भी मिलेंगे, है ना। तो ध्यान रखना, एस ब्लॉक में एक्सेप्ट हाइड्रोजन, हाइड्रोजन को छोड़ के बाकी सारे क्या है? मेटल्स। डी एंड एफ ब्लॉक प्योरली मेटेलिक ग्रुप, सारे मेटल्स हैं। पी ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें मेटल्स भी मिलते हैं, नॉन मेटल्स भी मिलते हैं, मेटलॉइड्स भी मिलते हैं, सॉलिड भी मिलते हैं, लिक्विड भी मिलते हैं, गैस भी मिलते हैं। बाकी ऐसा कोई भी ग्रुप नहीं है, कोई भी ब्लॉक नहीं है। पी ब्लॉक अकेला ऐसा ब्लॉक है जिसमें आपको मेटल भी मिलेंगे, नॉन मेटल भी मिलेंगे, मेटलॉइड भी मिलेंगे, सॉलिड भी मिलेंगे, लिक्विड भी मिलेंगे और गैस भी मिलेंगे, है ना। जैसे पी ब्लॉक में अगर आप चल जाओ, हीलियम, नियॉन, आर्गन, ये सारी गैसेस हैं। फ्लोरीन, क्लोरीन गैसेस हैं। ब्रोमीन ओनली नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट। अकेला नॉन मेटल जो लिक्विड होता है कौन है? ब्रोमीन, है ना। ओनली नॉन मेटल विच इज इन लिक्विड स्टेट, ठीक है। सॉलिड में कार्बन सॉलिड, फास्फोरस सॉलिड और सिलिकॉन सॉलिड। समझ गए बात को? लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट से लेके हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट तक के एलिमेंट भी पी ब्लॉक में है। स्ट्रेंथ इनकी देखो, कार्बन, सिलिकॉन, है ना, किसमें आ जाता है? नेटवर्क सॉलिड में। किसमें आ जाता है? नेटवर्क सॉलिड में। तो सबसे ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट वाला और सबसे कम मेल्टिंग पॉइंट वाला नॉन मेटल, ये भी आपको पी ब्लॉक में मिलेगा, ठीक है। तो मेटल समझा गए कौन होते हैं? चलिए फिर आता है नॉन मेटल। कौन बेटा? नॉन मेटल तो बुला नहीं रहा आजकल। नॉन मेटल, नॉन देखो क्या होता है नॉन मेटल? विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन,
जो इलेक्ट्रॉन देना चाहते हैं मेटल, जो इलेक्ट्रॉन लेना चाहते हैं नॉन मेटल। तो नॉन मेटल क्या होते हैं? एलिमेंट्स विच टेंड्स टू गेन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इनकी जो प्रॉपर्टीज है सारी इसकी उल्टी होती है। दे आर गुड कंडक्टर, दे आर बैड कंडक्टर, दे आर हार्ड, दे मे बी हार्ड और सॉफ्ट, दोनों हो सकते हैं। दे आर सॉलिड, और अभी मैंने बताया नॉन मेटल सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। सॉलिड नॉन मेटल का एग्जांपल बताओ, सॉलिड नॉन मेटल का एग्जांपल कार्बन है ना, सिलिकॉन अभी बताया। सॉलिड तो हो गया। लिक्विड नॉन मेटल का एग्जांपल ब्रोमीन। गैसेस नॉन मेटल का एग्जांपल नोबल गैसेस सारी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, है ना, ये सब क्या है? गैस। ठीक है, अच्छा इसमें आपको ध्यान रखना है कि मेटल्स जो है वो जनरली लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं नॉन मेटल्स के, लो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। कौन कौन सा? एक्सेप्ट कार्बन एंड सिलिकॉन। कार्बन और सिलिकॉन इनके मेल्टिंग पॉइंट क्या होते हैं? हाई होते हैं। कार्बन किस फॉर्म में? डायमंड और ग्रेफाइट की फॉर्म में, और सिलिकॉन तो नॉर्मल फॉर्म में ही है। ठीक है, अच्छा सिलिकॉन नॉन मेटल में नहीं आएगा आपके, गलत है ये। तीसरा आएगा कैटेगरी मेटलॉइड्स। मेटलॉइड्स, मेटलॉइड्स क्या होता है बेटा? उपधातु, जिसमें मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टी होती है ना, विच हैव प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ किस किस की? मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जिनमें मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी होती है, दे आर कॉल्ड मेटलॉइड्स। ठीक है, मेटलॉइड्स में आपको पीरियोडिक टेबल में एक जिगजैग लाइन दिख रही होगी, इसमें तो इतनी खास विजिबल नहीं है ये, जिसमें एम लिखा हुआ है ना बेटा, दिख रहा है? बोरॉन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटिमनी, है ना, ये सारे के सारे क्या बेटा? मेटलॉइड्स, या फिर इनको हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। कौन कौन है इसमें? बोरॉन है, सिलिकॉन है, और आर्सेनिक है, और एंटिमनी है, और टेल्यूरियम है ना? ये सारे कौन है? कौन सा रह गया? सारे हो गए। हाँ, एस्टेटाइन भी है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है कौन है बेटा? मेटलॉइड्स है। मेटलॉइड्स का मतलब इनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी हैं। समझ गए बात को? अब आपको ध्यान क्या रखनी है कि पीरियोडिसिटी क्या होती है इसमें मेटलिक और नॉन मेटलिक कैरेक्टर में। तो आप एक बात ध्यान रखें कि जब हम किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आते हैं, तो टॉप टू बॉटम आने पे, टॉप टू बॉटम आने पे मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। टॉप टू बॉटम आने पे मेटलिक कैरेक्टर इंक्रीज होते हैं। और अगर आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं, तो वहां पर नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं
पीरियोडिक टेबल के लेफ्ट में जितने भी एलिमेंट हैं दे आर मेटल्स एक्सेप्ट हाइड्रोजन। पीरियोडिक टेबल के राइट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, है ना, बीच में ये मेटलॉइड्स को छोड़ करके राइट में, बिल्कुल राइट में आ जाओ तो ऑक्सीजन, सल्फर, यहां से फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, वहां से नाइट्रोजन, फास्फोरस, ये सारे के सारे कौन है? नॉन मेटल्स। समझ गए बात को? तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा, ऊपर से नीचे आएंगे तो मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ेगा। क्लियर? तो ये होगी नॉन मेटेलिक कैरेक्टर और मेटेलिक कैरेक्टर की बात। इसको कॉपी कर लो।